स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिविल नोट्स पॉड में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का डिज़ाइन को कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो डिज़ाइन स्टेप्स रहते हैं, जो हम लोगों को इसके ऊपर लाइव लोड लगता है, ट्रस होता है जो हमारा, उसके ऊपर जो लाइव लोड लग रहा होता है, डेड लोड लगता है, बिंड लोड लगता है। ठीक है, पैनल पॉइंट्स के लिए हम लोग जो लगता है उसको आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पर पैनल पॉइंट के लिए डेड लोड जो होता है, लाइव लोड होता है, जो हमारा बिंड लोड एक्ट करता है, ठीक है, रूफ ट्रस के ऊपर, तो उसको आज हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके डिज़ाइन स्टेप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसके कंपोनेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं हमारे रूफ ट्रस के, उसके बाद जो बेसिक टर्मिनोलॉजी रहती है उसकी, और जो उसमें साइड सिलेक्शन के लिए रहते हैं, क्राइटेरियाज वगैरह रहते हैं, तो उसको डिस्कस करा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आज करते हैं इस वीडियो को शुरू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिज़ाइन स्टेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन स्टेप्स कैसे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है काफ़ी शानदार होने वाली है। इस वीडियो से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है, डिज़ाइन एक्चुअली में। ठीक है, तो आज हम लोग इसके प्रॉपर स्टेप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी शानदार होने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास एक सिंपल ट्रस है। ठीक है, तो इससे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें, ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रस है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ड्राफ्टर है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, प्रिंसिपल ड्राफ्टर है। ठीक है, और ये जो रहता है, ठीक है, हमारा जो आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल टाई होता है। ठीक है, तो इसको लोअर कार्ड भी बोल सकते हो, यहाँ प्रिंसिपल टाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ट्रस के ऊपर हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि हमारा जो है डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड लगता है, ठीक है, और बिंड लोड लगता है, किस तरीके से एक्ट होता है और कितना लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर सबसे पहले बात करूं तो उन्होंने बोला हुआ है हमें किसके लिए, किस पे फाइंड करना है, पर पैनल पॉइंट के लिए। ठीक है, तो पैनल पॉइंट कौन से होते हैं, पहले इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। एक बार हम लोग फिर से मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर, क्योंकि इसमें आप लोगों को पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वो वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, क्योंकि उसमें और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैंने डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं अभी फ़िलहाल की पैनल पॉइंट्स क्या होता है। इसमें मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो यूज़ होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो हमारा, ठीक है, ये देख सकते हो, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। ये हमारे कौन से पॉइंट होते हैं, पैनल पॉइंट होते हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से इस साइड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं पैनल पॉइंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर पैनल पॉइंट के लिए हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी लोड लग रहा है, यहाँ पे भी लोड लग रहा है, यहाँ पे भी लोड लग रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक होते हैं इंटीरियर पैनल पॉइंट, एक होते हैं एक्सटीरियर पैनल पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पैनल पॉइंट जो होते हैं वो फुल पैनल पॉइंट होते हैं, और ये एक्सटीरियर पैनल पॉइंट होते हैं जो हाफ पैनल पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो ये पॉइंट जो है इंटीरियर पैनल पॉइंट फुल पैनल पॉइंट है, क्योंकि आधा लोड इधर से आ रहा है और आधा इधर से आ रहा है। सेम इस पॉइंट की बात करें तो ये भी कौन सा है, इंटीरियर पैनल पॉइंट है, और ये फुल पैनल पॉइंट है। आधा लोड इधर से आ रहा है और आधा इधर से आ रहा है, तो बेसिकली फुल पैनल बन रहा है। ठीक है, ये वाला देखें तो इसमें भी आधा इधर से आ रहा है और आधा इधर से आ रहा है, तो ये भी फुल पैनल बन रहा है। अभी तक कितने पैनल बन चुके हैं हमारे पास, 3 पैनल बन चुके हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं ये वाले पॉइंट के लिए और ये वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो आधा इधर से आ रहा है ये वाला। ठीक है, हाफ पैनल पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से, इस साइड से तो कोई लोड है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ इतने वाले को। ठीक है, हाफ कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला आप भूल जाओ कि ये वाली चीज़ यहाँ पे जो ये नहीं है। ठीक है, इसको आपको भूल जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पैनल पॉइंट की, तो इसमें सिर्फ यहाँ से लोड आ रहा है, इस तरफ का इतने पार्ट का लोड लेगा। ठीक है, इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो ये कौन से हमारे एक्सटीरियर पैनल पॉइंट है या हाफ पैनल पॉइंट, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब हमें डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, अगर आपको पूछेंगे कि पर पैनल पॉइंट के लिए आपको जो है डेड लोड, लाइव लोड और बिंड लोड कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना होता है, जैसे इसकी बात करें तो कितने पैनल पॉइंट हो जाएंगे, सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, इतने पैनल पॉइंट है। ठीक है, अगर डायग्राम्स दे रखी है तो उन्होंने नहीं दे रखा, तो डायग्राम से कैसे करना है वो आपको मैंने अभी बता दिया। नहीं तो जनरली ये चीज़ क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी कि कितने पैनल पॉइंट है। ठीक है, फुल पैनल पॉइंट कितने हैं। अभी यहाँ पे एक फुल पैनल पॉइंट है, 2 फुल पैनल पॉइंट है, 3 फुल पैनल पॉइंट है, और हाफ जे वाला और हाफ जे वाला कितने फुल पैनल पॉइंट हो गए, 4। ठीक है ना, हाफ हाफ को मिला के 4 इस तरफ हो गए और सेम 4 इस तरफ, एक ये फुल पैनल फुल पैनल फुल पैनल, एक हाफ जे वाला और एक हाफ जे वाला। ठीक है, तो कितने हो गए, 4। ठीक है, 8 पैनल पॉइंट है। फुल कितने पैनल पॉइंट है, 8 फुल पैनल पॉइंट है और
4 एक तरफ या 4 एक तरफ। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ वन साइड ट्रस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इस साइड के ट्रस को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इस साइड का कर लो या इस साइड का कर लो, ठीक है। हाफ के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी डिज़ाइन करते हैं क्योंकि एक ही और दूसरे के सिमिलर है, ठीक है ना। क्योंकि 8 पैनल पॉइंट हैं, ठीक है। 4 इसके हैं और 4 इस तरफ हैं, ठीक है ना। तो आप एक तरफ का डिज़ाइन कर लो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए, ठीक है ना। दूसरा सिमिलर रहेगा उसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अभी कुछ चीज़ें और जो मैं बता देता हूँ ये यूज़ करनी है, क्योंकि जब मैं एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा आपको तो फिर से अच्छे तरीके से आपको क्लियर होता जाएगा। अभी तो आज हम लोग सिर्फ इसके डिज़ाइन स्टेप मतलब डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरा, इसलिए मैंने प्रॉपर डायग्राम्स के साथ आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ मैं आपको अनक्लियर नहीं छोड़ूंगा। जब आप एग्जाम्पल पे आओगे ना, तो एग्जाम्पल आप प्रॉपर 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपको किसी स्टेप में रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका सारे जो डाउट्स हैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट्स फिर भी रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पान की। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फुल स्पान है, आप देख सकते हो वो कितना है, एल है, ठीक है। फुल स्पान एल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका सॉरी ये हाफ है इसका। तो यहाँ का अगर बात करें तो L/2, सॉरी L/2, ठीक है। L/2 मतलब हाफ स्पान है, ठीक है। और L/2 जहाँ से क्या है, हाफ ऑफ स्पान है, ठीक है। और ये इसकी अगर बात करूँ, ये क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। ये क्या है, राइज है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है राइज है। और राइज कितना है, एच मान लिया हम लोगों ने, क्या है, राइज है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पूरा पता चल गया, ये स्पान का आपको पता चल गया, क्योंकि अभी हम लोग किसके लिए, हाफ के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। हाफ के जो हमारा वन साइड रस के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं। इस तरफ का कर लो, ये मैंने जो इस यहाँ पे आप देखो हाईलाइट करा हुआ पेन से, ठीक है, बाकी पेंसिल से बनाया हुआ है। तो ये वाले के लिए हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको अल्फा देखने को मिलेगा। आप अल्फा लिखो या थीटा लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हो। तो हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ड्राफ्टर है, ये वाला। और ये वाला क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल टाई होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं मेन डिज़ाइन स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। तो डिज़ाइन स्टेप्स में देखिए, रूफ ट्रस को डिज़ाइन करने के लिए जो हमारा रहता है, ठीक है, हम लोग इसके डिज़ाइन स्टेप्स देखने वाले हैं अभी। सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस का, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आ जाता है हमारा स्लोप ऑफ ट्रस फाइंड करना, ठीक है। स्लोप ऑफ ट्रस फाइंड करना या एंगल ऑफ रूफ ट्रस फाइंड करना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थीटा। किसको, स्लोप ऑफ ट्रस या एंगल ऑफ रूफ ट्रस को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा फाइंड करना, ठीक है। तो इसको किसे फाइंड करा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन हाफ ऑफ स्पान इज इक्वल टू H/L/2। अब ये कैसे लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्राइंगुलर है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, ये वाली, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होगा, पैथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये यूज़ होने वाला जब हम प्रिंसिपल ड्राफ्टर लगाएंगे वहाँ पे यूज़ होगा लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए बेसिकली अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, जब हम लेंथ प्रिंसिपल ड्राफ्टर की फाइंड करेंगे उसमें यूज़ होगा। अभी बात करते हैं बेसिकली थीटा फाइंड करने की, ठीक है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है जो टेन थीटा होता है हमारा, ठीक है। टेन थीटा जो होता है हमारा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एच, राइज क्या है, ठीक है। राइज क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या होगा, राइज, ठीक है। तो एच हो गया वो, ठीक है। ये ना हमारा परपेंडिकुलर एच राइज हो गया। और बेस क्या है, हाफ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ना सिर्फ ये वाले ट्राइंगल को, तो बेस क्या है हमारा, L/2 क्या है हमारा, हाफ स्पान है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया राइस अपॉन हाफ ऑफ द स्पान, क्योंकि L/2 है। क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को देखो तो मैंने अभी आपको बताया ना, सिर्फ हम लोग वन साइडेड ट्रस को डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर लोड फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, इसको फाइंड करने वाले हैं। तो इसका जो स्पान है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, हाफ स्पान हो जाएगा। हाफ स्पान कितना है, टोटल कितना है L, और हाफ कितना हो जाएगा L/2। तो यहाँ पे L/2 आ गया और जे एच आ गया। और बेसिकली टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे अगर बात करें तो राइस कितना है हमारा, एच, यहाँ पे एच लिखा हुआ है। और बेस कितना है, हाफ ऑफ स्पान कितना हो गया, L/2 हो गया। उसके बाद आप थीटा इज इक्वल टू कर लोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। तो H/L/2 करके आपकी वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है हमारे पास पिच ऑफ ट्रस। पिच ऑफ ट्रस की अगर बात करूँ तो इसका सिंपल होता है, पिच फाइंड करने का तरीका होता है राइज
डिवाइडेड बाई हमारा जो इसका स्पान रहता है, ठीक है, L/2 रहेगा, ठीक है ना, हाफ ऑफ द स्पान रहेगा, तो राइज अपॉन स्पान, ठीक है। अगर हम लोग हाफ के लिए करें, क्योंकि पिच के लिए तो आपको राइज अपॉन स्पान की सिंपल बात करूँ तो H/L हो जाता है। पिच ऑफ द ट्रस आपको कहीं क्वेश्चन में यूज़ होगा नहीं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि जो हमारा पिच ऑफ ट्रस होता है वो क्या होता है, राइज अपॉन स्पान होता है, ठीक है। जो राइज होगा और उसका जो स्पान होगा, ठीक है, स्पान कितना है इसका L है और पिच जो, ठीक है, तो राइज जो होगा इसका H/L हो जाता है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो वो कितनी होती है, 1/3 टू लेके 1/5 के बीच में वैल्यूज़ रहती है, ठीक है, इसकी पिच ऑफ ट्रस की। जनरली क्वेश्चंस में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। वैसे पिच ऑफ ट्रस जो होता है वो होता है राइज अपॉन स्पान होता है, तो H/L हो जाएगा, स्पान कितना है हमारा L है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ अगर आप देखोगे तो 1/3 टू 1/5 होता है। ये चीज़ कब यूज़ होती है, अगर आपको हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रखा है, क्या, अगर हम लोगों को पैनल्स पॉइंट नहीं प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है, कि कितने फुल पैनल पॉइंट है, ठीक है, तो तब यहाँ पे पिच ऑफ ट्रस कई बार हमें फाइन दिया रहता है, पिच गिवन रहती है कि 1/3 पिच है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेंथ रहता है राफ्टर का और जो हमारा, ठीक है, जो हमारी शीट्स रहती हैं, GI शीट्स अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग या ACC यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स जो वगैरह रहती हैं या ACC कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उसमें जो रहेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी हमारी, ठीक है, लेंथ रहती है, ठीक है, तो उससे अकॉर्डिंग हम लोग ये फाइन करते हैं, ठीक है। जब ये हम एग्जांपल करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर की, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, इसकी लेंथ कैसे फाइन करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमारा जो पैथागोरस ने थ्योरम प्रोवाइड करी थी हमें, ठीक है, हम लोग ने 8th में पढ़ी थी, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, तो H क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर H राइज और बेस कितना है L/2, तो B का स्क्वायर, H का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइज का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ स्पान का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी ये तीनों। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब मैं आपका डेफिनेटली आपकी क्वेरीज़ के हम लोग आंसर करेंगे और आप इंस्टा पे मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाफ प्लान एरिया, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हाफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्लान की बात करूं तो ये एक ट्रस है, ऐसे ही एक ट्रस और होगा, ठीक है, आगे इसके आगे एक और ट्रस होगा। अगर इसको ऐसे करें तो ऐसे करके एक और ट्रस आगे होगा, सॉरी, तो इसके आगे एक और ट्रस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे जो है पर्लिन हो जाएंगे, ठीक है, आगे, और ये हमारी जो होती है, ठीक है, ये वाला हमारा जो होता है, ये इसको आप पैनल बोल सकते हो। और एक ट्रस के बीच में से लेके दूसरे ट्रस के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोलते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी स्पेसिंग ट्रस की, ठीक है। और जब हम लोग हाफ प्लान एरिया के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है, हाफ प्लान एरिया के लिए फाइंड करते हैं तो स्पान, ये हमारा स्पान रहता है स्पान/2, ठीक है। स्पान/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ये हमारे पास ट्रस है, ठीक है, यहाँ पे मैं से अगर आपको बता रहा हूँ तो हाफ स्पान टोटल स्पान है, ये स्पान/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसके लिए, इस पोर्शन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो स्पान/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस की जो स्पेसिंग होती है, एक मतलब जो ट्रस होगा हमारा, ठीक है, एक ये ट्रस है मान लो, एक इसके आगे यहाँ पे एक और ट्रस है, ठीक है, ऐसे ही एक और ट्रस है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक और ट्रस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होगी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होगी, ठीक है, वो बीच में आ जाएगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हाफ प्लान एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, L/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें हाफ प्लान एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाफ स्लोप एरिया की, ठीक है। हाफ स्लोप एरिया क्या होता है, इसमें क्या रहता है हमारा लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर की जो लेंथ निकल के आई होती है हमारी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस के साथ, तो हमारे पास हाफ स्लोप एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके ऊपर बाद में जब हम लोग करते हैं तो, ठीक है ना, आप अगर देखो तो जो हमारा ये प्रिंसिपल राफ्टर है, इसके ऊपर क्या हमारा आ जाता है, वेट आ जाता है किसका, जो हमारा जो शीट्स वगैरह हम लोगों ने लाई होती हैं, GI शीट्स वगैरह जो हमारी होती हैं, तो वो भी इसके ऊपर ही होती हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना। हाफ प्लान एरिया जो होता है उसमें क्या करते
करते हैं हम लोग स्पान बाई 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है ना। प्लान एरिया का जो होता है, ठीक है, वो रूफ ट्रस के ऊपर लोड आ रहा होता है, ठीक है। और स्लोप एरिया जो है इसमें किसके ऊपर लोड होता है, राफ्टर के ऊपर होता है, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है इसके ऊपर जो मटेरियल्स होता है, रूफिंग मटेरियल्स होता है, ठीक है, वो लोड किसके ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है उसके ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर्स इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह रह भी जाता है तो जब हम लोग इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या रहता है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से शो करूँगा, प्लान बनाएंगे हम लोग, बाकी द प्लान से मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से होता है। और उसमें मैंने इसलिए 3D में प्लान बना रखा है, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने 3D में जो हमारा ट्रेस है उसको ड्रा कर रखा है। हमारी जो नेक्स्ट इसकी वीडियो रहेगी उसके लिए ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो वो वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। आई होप ये इसके नेक्स्ट डे इसके अपलोड हो जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीके से, क्योंकि उसमें मैंने 3D में बना रखा है एग्जांपल में, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास चीज़ तो है नहीं, क्योंकि प्लान एरिया में आपको पता है स्पान बाई 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हाफ स्लोप एरिया होता है, स्लोप क्या हो गया, इसमें क्या होता है हमारा जो राफ्टर होता है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ राफ्टर जो रहता है इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप डेड लोड का, ठीक है। स्टेप हो जाता है डेड लोड को फाइंड करना, ठीक है ना। डेड लोड को फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले आ जाता है हमारे पास वेट ऑफ रूफ कवरिंग्स का, ठीक है। जो रूफ की कवरिंग है उसका वेट आ जाता है, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है हमारी GI शीट्स और एक आती हैं AC शीट्स, ठीक है। तो इनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है पहली वीडियो में, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं अभी, ठीक है। तो अगर हम लोगों को GI शीट्स है, ठीक है, जनरली ये चीज़ आपको जो इसका वेट होता है जो आपको गिवन रहता है, ठीक है, आपको ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में। अगर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम लोग इसको कितना कंसिडर करेंगे, अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि GI शीट्स यूज़ करनी है, ठीक है, तो हम लोग इसका जो वेट लेंगे वो कितना लेंगे, 120 to 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। वेट ऑन स्लोप एरिया होता है, ठीक है। इसका वेट मैंने अभी अभी आपको बताया वो रूफ कवरिंग होता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोई ट्रस है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऐसे करके अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पर्लिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैनल हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जो हम लोग यहाँ पे ये क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर रूफिंग कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये GI शीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या ये AC शीट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत से मटेरियल्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग IS कोड की बात करें, जो हमारा IS 875 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों को जो स्पेसिफिकेशन है GI शीट्स और AC शीट्स के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेड लगता है, ठीक है, वो किसके ऊपर लगता है, स्लोप एरिया के ऊपर लगता है, ठीक है ना। जो राफ्टर है ना, ये राफ्टर, ठीक है, इसके ऊपर लगता है, ठीक है। ये जो हमारा राफ्टर होता है इसके ऊपर लगता है, इसलिए हम लोग जो इसको कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। अगर तो हम लोग GI शीट्स यूज़ करेंगे तो 120 to 130 लेंगे, और ये 120 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 120 कंसिडर करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारा स्लोप एरिया निकल के आएगा, ठीक है, पूरे के लिए फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए, पर मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो हमें किसके लिए फाइंड करना है, पूरे स्लोप एरिया के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो स्लोप एरिया पूरे कैसे निकलेगा, जो हम लोगों ने स्लोप एरिया भी पहले पीछे फाइंड करा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने प्रीलिमिनरी स्टेप्स में आपको बताया, कैलकुलेशन में बताया स्लोप एरिया फाइंड करना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। मान लो कि हमारे पास स्लोप एरिया आ जाता है 30 मीटर स्क्वायर आ जाता है, तो ये हम लोगों ने कंसिडर किया 120, तो 120 को मल्टीप्लाई करा देंगे 30 के साथ, ठीक है। तो उससे हमें मिल जाएगा वेट ऑफ रूफ कवरिंग का। सेम अगर AC शीट्स हमें प्रोवाइड कर रखी हैं तो AC शीट्स के लिए हम लोग कितनी वैल्यू ले सकते हैं, 120 से 150 ले सकते हैं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हमारा जो स्लोप एरिया होगा उसके साथ, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, वेट ऑफ रूफ कवरिंग की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। जनरली आपको ये चीज़ें गिवन रहती हैं क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इसका ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। GI शीट्स के लिए कितना होता है, 120 to 130 ले सकते हैं, और AC शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 120 to 150 ले सकते हैं। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा पर्लिन, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, रूफ ट्रस के ऊपर जो होता है, ठीक है, पर्लिन्स का भी तो लोड होगा, कोई वेट लगेगा, ठीक है। तो पर्लिन का वेट जो होता है वो किसको आता है, ठीक है, किसके ऊपर होता है, प्लान एरिया के ऊपर होता है, ठीक है ना। ये लोड जो होता है किसके ऊपर होता है, प्लान एरिया के ऊपर होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो हमारा वेट होता है रूफ कवरिंग का, तो वो इसके ऊपर होता है, स्लोप एरिया के ऊपर होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सिंपली आप एक चीज़ देखिए
कि जो आप अपने घरों एज्यूम करिए कि आप ठीक है एक मतलब आप इंडस्ट्रियल शेड के नीचे हैं, तो उसका क्या होता है अगर देखोगे तो जो हमारी कवरिंग होती है ठीक है बाहर की जो हम लोगों ने कवरिंग करी होती है रूफ की, तो वो कवरिंग किसके ऊपर होती है, स्लोप के ऊपर होती है ना। फिर सेंटर में क्या होता है, रिज होता है ठीक है, और एक शेड होता है ठीक है। एक इंडस्ट्रियल शेड अगर मैं ऐसे बात करूँ यहाँ पे आपको ऐसे करके सिंपली बताऊँ तो उस इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का। तो कवरिंग कहाँ होगी, इस पार्ट पे होगी और इस पार्ट पे। तो ये किसके ऊपर लग रहा है, इसका अगर हम लोग बात करें तो किसके, जो स्लोप एरिया है ये स्लोप है ना, तो स्लोप एरिया के ऊपर लग रहा है ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो होता है कवरिंग जो होती है उसमें हम लोग स्लोप एरिया कंसिडर करते हैं। लेकिन जब पर्लिन की बात करते हैं तो पर्लिन क्या होता है ठीक है, अगर एक ट्रस है हमारे पास, सिंपली मैं आपको डिसाइड बताऊँ तो ये हमारे पास एक ट्रस आ गया ठीक है, इस तरीके से आगे एक और ट्रस होगा, यहाँ पे एक और ट्रस होगा ठीक है। तो यहाँ से ये एक पर्लिन हो गया, ये पर्लिन हो गया ठीक है, ये पर्लिन है मान लो। तो इसका यहाँ इस तरफ भी होंगे ठीक है ना। ड्राइंग्स मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बिल्कुल बेकार सी है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारे पास पर्लिन है तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसके ऊपर बेसिकली इसका जो जितना भी वेट लग रहा है तो वो किसके ऊपर लग रहा है, प्लान एरिया के ऊपर लगेगा ठीक है। पर्लिन्स का जितना भी वेट होता है वो किसके ऊपर होता है, प्लान एरिया के ऊपर होता है ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो रूफ कवरिंग होता है वो ही स्लोप एरिया के ऊपर होता है, बाकी के जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका वेट किसके ऊपर लगेगा, प्लान एरिया के ऊपर लगेगा ठीक है। तो सिंपली आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छे तरीके से ऐसे याद नहीं रख सकते तो आप इस तरीके से याद रखिए, जब भी रूफ कवरिंग होगी उसका वेट जो होता है वो सिर्फ किसके ऊपर लगता है, स्लोप एरिया के ऊपर लगता है। बाकी के जितने भी चीज़ों के लिए हम लोग वेट फाइंड करेंगे वो किसके लिए होगा, किसके ऊपर लगेगा, प्लान एरिया के ऊपर लगेगा। और पर्लिन की बात करें तो इसका कितना होता है, 16 to 19 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ठीक है। तो इसका अगर हम लोगों को पर्लिन का गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग 60 to 90 कंसिडर कर लेंगे, ज्यूम कर लेंगे ठीक है। तो मान लो कि गिवन नहीं है तो हम ज्यूम कर लेते हैं कि 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो प्लान एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने स्टेप जो 1 है उसमें कैलकुलेट कर रखा है, उससे मल्टीप्लाई करके हमारे के पास क्या आ जाएगा, बेटा पर्लिन निकल के आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं बेटा पर्लिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस ठीक है। जो रूफ ट्रस है उसका कुछ अपना सेल्फ वेट भी तो होगा ना, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए एक हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है आईएस कोड में ठीक है। आईएस कोड हमें प्रोवाइड करता है 10 इंटू स्पान बाई 3 प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया ठीक है। इसको हम लोग फाइंड करेंगे किसको, ये एक हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, ये वाला फार्मूला 10 इंटू स्पान, जितना हमारे पास स्पान होगा ठीक है, टोटल स्पान होगा। मान लो कि ये हमारे पास ट्रस है तो इसका टोटल स्पान क्या होता है, एल होता है ठीक है। मान लो ये एल हमारे पास टोटल स्पान है ठीक है। तो एल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, प्लान एरिया के साथ, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला है उससे हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस की ठीक है। तो आप इसकी कोई चिंता मत कीजिए, इसके बाद में हम लोग जो वीडियो है प्रॉपर एग्जाम्पल में लेके आने वाला हूँ, एग्जाम्पल में हम हर एक चीज़ सॉल्व करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको डिज़ाइन स्टेप बता रहा हूँ ठीक है। ये स्टेप आपको क्या है कि एक पूरा ओवरव्यू दे देंगे क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ठीक है। तो इससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंड ब्रेसिंग की ठीक है, वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग की। इसकी आपको परमानेंटली अगर मैं बात करूं तो ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको ये सॉफ्ट प्रोवाइड करने अगर कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर आपको ट्रस की हाइट ज़्यादा दे रखी है ठीक है, अगर आपको दे रखा है 10 to 15 मीटर या 20 मीटर का ट्रस दे रखा है तो वहाँ पे हम लोगों को विंड ब्रेसिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग फाइंड करते हैं ठीक है। तो वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग की ठीक है, कुछ चीज़ों में कुछ बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे विंड ब्रेसिंग आपको फाइंड नहीं करने को बोल रहा हो ठीक है, कि उन्होंने नहीं फाइंड किया होता। लेकिन बेसिकली आप इसको फाइंड करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास हाइट ज़्यादा है ठीक है, 10 to 15 मीटर है, तो वहाँ पे विंड ब्रेसिंग प्रोवाइड करना कंपलसरी हो जाता है ठीक है। तो हम लोग इसको कंसिडर करके चलेंगे ठीक है। तो विंड ब्रेसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका कितना होता है 12 to 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्लान एरिया पे ठीक है। तो अगर नहीं हमें गिवन नहीं है तो हम लोग इसको ज्यूम कर लेंगे कि किसका वेट जो है कितना है, 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है ठीक है। तो उसका जो प्लान एरिया होगा प्लान एरिया पे लगेगा ठीक है। तो प्लान एरिया मान लो हम लोग हमारे पास कितना है 40 है ठीक है, मान लेते हैं 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 40 कर लेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी न्यूटन में, वो क्या होगी हमारी, इसके ऊपर जो है वो होगा वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग का वेट होगा ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे ठीक है। नेक्स्ट में एक बात चीज़ आपको बता देता हूँ, इस तरीके से हम लोग ये चारों के चारों फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने स्टेप आपको ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ स्टेप बताए हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग टोटल डेड लोड फाइंड करते हैं ठीक है, टोटल डेड लोड फाइंड करते हैं। तो टोटल डेड लोड कैसे आ जाएगा, हमारे पास जो स्टेप पहला था ठीक है कवरिंग था,
कवरिंग का जो लोड आ जाएगा, ठीक है, उसको मान लेते हैं ए माना होगा मैंने, ठीक है, ए मान लेते हैं। और उसके बाद जो पर्लिन का लोड आ जाएगा उसको बी मान लेते हैं, उसको प्लस करेंगे। और उसके बाद जो सेल्फ वेट का लोड आ जाएगा सी, इसको भी प्लस कर लेंगे इसी में, ठीक है। उसके बाद में जो विंड ब्रेसिंग का लोड आ जाएगा उसको डी मान लेता हूँ, ठीक है। जो इनकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएंगी, जो हमारे पास रूफ कवरिंग का वेट निकल के आएगा, उसके बाद वेट पर्लिन का निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो हमारा सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस निकल के आ जाएगा, और सेल्फ वेट ऑफ जो हमारे पास जो वेट हमारे पास निकल के आ जाएगा, विंड ब्रेसिंग का वेट निकल के आ जाएगा। इन सबको हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डेड लोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे पर पैनल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो पर पैनल पॉइंट के लिए जैसे समझ लो हमारे पास ये वाला रूफ ट्रस है, एक मैं आपको ऐसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये रूफ ट्रस है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला फुल पैनल पॉइंट है, ये वाला फुल पैनल पॉइंट है, ये वाला हाफ पैनल पॉइंट है, और ये हाफ पैनल पॉइंट है। तो टोटल पैनल पॉइंट कितने हो गए, ये वाला फुल है, ये वाला फुल है, 2 पैनल हो गए। ये वाला हाफ है और ये वाला हाफ है, हाफ हाफ मिला के 3 हो गए, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो है टोटल डेड लोड निकल के आ रहा है 30, इतना मतलब 300 निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा निकल के आएगी वैल्यू, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 30 तो डिवाइड कर देंगे 3 से इसको, ठीक है। 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 100 हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है, पर पैनल पॉइंट के लिए, ठीक है, तीनों पैनल पॉइंट के लिए। अगर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, जो इंटीरियर पैनल पॉइंट है, इंटीरियर पैनल पॉइंट के लिए कितना है, 100 है। और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट जैसे इसके लिए फाइंड करना है तो ये क्या है, हाफ है, तो इसको 100 को डिवाइड कर दो 2 से तो 50-50 आ जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो हमारे इंटीरियर पैनल पॉइंट है दोनों के लिए, उसके लिए कितना, इसके लिए 100, इसके लिए 100, और जो एक्सटीरियर पैनल पॉइंट है उसके लिए कितना, 50 इसके लिए और 50 इसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपर निकालना दिखाऊंगा। अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल से प्रॉपर समझा दिया, आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया हो। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल में जो डाउट्स वगैरह नॉर्मली 80-90% तक आपका इसी डिज़ाइन स्टेप से मैं क्लियर कर दूंगा। 10% जो आपका बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जब मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा उससे सॉल्व करवा दूंगा आपको प्रॉपर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास लाइव लोड फाइंड करने का, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रीलिमिनरी इसकी कैलकुलेशंस कर ली, डेड लोड कर लिया, अब बात करते हैं लाइव लोड की, ठीक है। तो लाइव लोड किसके ऊपर लगता है, पर्लिन के ऊपर जो होता है, ठीक है। पर्लिन के ऊपर जो लाइव लोड होता है उसकी बात करूँ मैं, तो उसके लिए हमें क्या है, एक फॉर्मूला गिवन है। ये फॉर्मूला हमारे पास है 750 - 20 इंटू अल्फ़ा -10। अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे थीटा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड करा था ना, एंगल ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है, फाइंड करा था, थीटा है, ठीक है। इन्होंने अल्फ़ा लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे भी अल्फ़ा लिख रखा, आप थीटा फाइंड लिखो, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने थीटा लिख रखा है, बुक्स में अगर आप देखोगे तो कई जगह पे अल्फ़ा लिख रखा है, थीटा लिख रखा है। तो ये चीज़ आपको जो मान के चलनी है। जो हमारे पास थीटा है -10, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। वो इसको किसके ऊपर फाइंड करते हैं, प्लान एरिया के ऊपर फाइंड करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू लेस देन होगी 10 डिग्री से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है हमेशा। जब हमारे पास थीटा जो है ग्रेटर देन होगा, सॉरी मैंने लेस देन बोल दिया शायद, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन होगी 10 डिग्री से, तब हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और मान लो इसको हम लोग यूज़ करने के बाद जो हमारे पास लाइव लोड की वैल्यू आ रही है वो आ जाती है 500, तो हम लोगों को 500 लेके चलना है, ठीक है। अभी मैं 2 केस बताऊंगा, एक आ जाती है 500 और एक आती है 400, मतलब 300 आ जाती है, ठीक है, 390, ठीक है। अगर आ जाती है हमारे पास 500, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख रखा है, लाइव लोड ऑन पर्लिन शुड नॉट बी लेस देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो लाइव लोड पर्लिन पे निकल के आएगा, ठीक है, जब हमारे पास थीटा ग्रेटर देन होगा 10 डिग्री से, तो वो 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर तो 500 आ जाता है तो हम लोग 500 ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, प्लान एरिया के साथ हम लोग कराएंगे, ठीक है। ऑन प्लान एरिया पे लग रहा होता है ये, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है, ठीक है, अगर ये नहीं आता 390 निकल के आता है, ठीक है, मान लो 390 निकल के आता है हमारे पास, तो उससे क्या प्रोवाइड होता है हमें कि जो हमारे पास है जी किससे 400 से कम है, तो इस केस में हम लोग क्या ले लेंगे, मिनिमम ले लेंगे 400 ले लेंगे, ठीक है ना। क्या ले लेंगे, 400 ले लेंगे, ठीक है। हमें 400 ही लेके चलना है इस केस में। 390 अगर निकल के आता है तो हम लोग क्या करेंगे, 400 लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास थीटा जो है वो लेस देन है 10 डिग्री से, ठीक है। जो हमारे पास स्लोप निकल के आ रही है वो 10 डिग्री से लेस देन है, तो इस केस में हमारे पास जो लाइव लोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया, किसके ऊपर, प्लान एरिया के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी। इफ़ इट इज़ लेस देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मिनिमम लोड कितना लेंगे, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज टेकन, ठीक है। ये चीज़ इसके लिए है, ठीक है ना, पहले स्टेप के लिए, ठीक है, जब हमारे पास जो है लेस देन होता है, ठीक है।
अगर लेस देन होगा जो सॉरी अगर हमारे पास थीटा ग्रेटर देन होगा 10 डिग्री, ठीक है ना, लेस देन होगा अगर 10 डिग्री से, तो तब वो क्या होगा हमारे पास 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से जब मैं करवाऊंगा आपको तो अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हर एक चीज़ के लिए आपको एग्जाम्पल दूंगा तो फिर क्या है कि ये वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लोग इसका जो जब एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो बची हुई चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस, ठीक है। रूफ ट्रस के ऊपर भी कुछ लाइव लोड लगेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास 2/3 ऑफ इंटू लाइव लोड ऑन पर्लिन। जो पर्लिन पे हमारा लाइव लोड निकल के आने वाला है, ठीक है ना, लाइव लोड पर्लिन पे निकल के आने वाला है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 2/3 से, तो ठीक है, तो हमारे पास लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है हमारे जो है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग टोटल जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस निकल के आ जाएगा। फिर सेम इसके लिए भी हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं कि इंटीरियर पैनल पे कितना आ रहा है, इंटीरियर पैनल पॉइंट पे और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी बताऊंगा नहीं, फिर से आपको एग्जांपल के साथ अभी मैंने बताया आपको, और जब एग्जांपल करेंगे तो हर एक चीज़ मैंने एग्जांपल में डिस्कस करी हुई है, ठीक है, तो उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम विंड लोड की, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 4 जो रहता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को फाइंड क्या करना होता है, हमारा जो डेड लोड लग रहा होता है, लाइव लोड लग रहा होता है और विंड लोड लग रहा होता है, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी होती है। अब हम स्टेप 4 की बात करने वाले हैं, विंड लोड की। इससे पहले वाले अगर आपने आरसीसी में आरसीसी डीआरसीएस में भी आपने इस चीज़ को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना, विंड लोड को, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है विंड लोड में बेसिक विंड स्पीड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, ठीक है। बेसिक विंड स्पीड का लिए, ठीक है, क्या होता है, जो इसकी वैल्यू होती है बेसिक विंड स्पीड की, किसके लिए होती है, डिफरेंट सिटीज़ के लिए, जो टाउन्स के लिए होती है, ठीक है ना, हमारी वो होती है डिफरेंट होती है एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। जैसे अहमदाबाद के लिए डिफरेंट होगी, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अजमेर के लिए वो डिफरेंट होगी, अगर बात करें हम लोग महाराष्ट्र के लिए डिफरेंट होगी, राजकोट के लिए डिफरेंट होगी, सूरत के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है ना। इस तरीके से जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, हमारे पास, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि राजकोट के लिए कितनी है 39 मीटर पर सेकेंड है, और सूरत के लिए कितनी है 44 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और अब सबसे बड़ी बात, आप अभी अपना क्या कीजिए, अगर आपके पास कोड नहीं है तो कोड को प्रिंट करा लीजिए, IS 4875 पार्ट 3 2015 आपके पास होना ही चाहिए। इसके बिना आप लोग, ठीक है, ये बहुत जगह पे आपको यूज़ होने वाला है इसमें, ठीक है। तो इसके पेज नंबर जो हमारा 51 है उस पर हमें नेक्स्ट दे रखा है A, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लॉज नंबर 6.2 पे, ठीक है, गिवन है, ठीक है, पूरा एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या है कि जो पेज नंबर 51 पे जो टेबल बना हुआ है उसमें हम लोगों को डिफरेंट सिटीज़ के लिए जो हमारी बेसिक विंड स्पीड होती है वो गिवन है, ठीक है, बीबी की वैल्यू गिवन है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको 2 सिटीज़ के लिए बता रखा, राजकोट के लिए 39 वहाँ पे गिवन है और सूरत के लिए कितनी है 44 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो यह इस तरीके से हम लोगों को क्या फाइंड कर लेनी है, बेसिक विंड स्पीड फाइंड कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसके बाद क्या करना है, बेसिक विंड स्पीड जो होती है उसके बाद में हम लोगों को डिज़ाइन करना है किसका, हमारा विंड स्पीड का, ठीक है। डिज़ाइन विंड स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। डिज़ाइन विंड स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, BZ से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए BZ होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, BZ इज इक्वल टू BP इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। अगर आपके पास पुराना कोड होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो IS 875 का पुराना कोड है उसमें सिर्फ 3 ही फैक्टर थे, K1 K2 और K3। लेकिन जो हमारे पास न्यू कोड आया उसमें क्या है, K4 को भी इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है। K4 क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। अभी हम लोग बेसिक विंड स्पीड BB कैसे मिलेगा मैंने अभी आपको बता दिया, पेज नंबर 51 पे हमें गिवन है टेबल, वहाँ से हर एक सिटीज़ के लिए डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स के लिए हमें क्या है स्पीड गिवन है, तो वहाँ से हम लोग BB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे जो K1 की वैल्यू हमारी, ठीक है, K1 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है या रिस्क कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद K2 जो होता है हमारा ट्रेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर होता है, ठीक है, जो ट्रेन का होता है हमारा। उसके बाद बात करें K3 की तो वो होता है टोपोग्राफी फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। और K4 की बात करें तो ये होता है हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज़ को किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। BB हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे K1 K2 K3 और K4 की। सबसे पहले ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है जी आपको मैं बता दूं, जो हमारा 875 पार्ट 3 2015 है उसके पेज नंबर 5 पे ये फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉज नंबर मेंशन नहीं करा हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप वहाँ पे पेज नंबर 5 पे जाके देख लीजिए, आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप वहाँ से हम लोगों ने इसको उठाया हुआ है। अब बात करते हैं एक एक चीज़ करके कि इन चीज़ों को कैसे फाइंड करना है। अब पहले आ जाता है K1,
ठीक है। K1 कैसे होता है? K1 के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली जो प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ होती है आपका स्ट्रक्चर या बेसिक विंड स्पीड पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको जो प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ होगी स्ट्रक्चर की वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि 25 ईयर्स है, 50 ईयर्स है या 100 ईयर के लिए हमारा स्ट्रक्चर है। तो उससे हम लोग क्या फाइन करेंगे, जो हमारा वैल्यू है K1 की वो फाइन करेंगे किससे? टेबल 1 से। और ये कहाँ पे गिवन है? पेज नंबर 7 पे गिवन है, IS 875 पार्ट 3 2015 में, ठीक है। तो पेज नंबर 7 पे आप जाके देख सकते हो। जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर उस टाइम पर आपके पास IS 875 जो है पार्ट 3 जो हमारा है 2015 जो आपके पास होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को, जो वीडियो मेरी जी आज वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इस पे आज ही आप इसका क्या कीजिए, कोड जो है प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे अभी मैं इसके ऊपर जो है इसकी एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूँ। तब आपके पास जो है कोड होना जरूरी है, क्योंकि ये कोड की जो वैल्यूज़ टेबल्स हैं तो वो हम लोग एग्जांपल में कंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना पेज नंबर 7 जो है वो ओपन कीजिए और मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से देखना है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपके पास कोड होना जरूरी है ताकि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरीके से वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके पास IS 875 जो हमारे पास है पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है इसका 2015, ये होना आपके पास कंपलसरी है, लाजमी है, ठीक है। और क्या होना चाहिए? एक आपके पास कैल्सी होना चाहिए, ठीक है, कैल्सी होना जरूरी है, और एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, और एक पेन होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये 4 चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा, और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं 100% आपको दावे से बोल सकता हूँ कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो पर्सनली, या कमेंट करके पूछ सकते हो, तो हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप K2 को, ठीक है। K2 फैक्टर क्या होता है? K2 जो होता है ये डिपेंड्स करता है हमारा स्ट्रक्चर के साइज़ के ऊपर, हाइट के ऊपर, जो फ्रेम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पे मिलेगा हमें, जो K2 की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी टेबल नंबर 2 में। ये भी सेम हमारे जो IS 875 पार्ट 3 2015 है, ठीक है, इसी के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। विंड लोड के लिए जो कोड है, ठीक है, पेज नंबर कौन से पे है? 8 पे। पेज नंबर 8 पे हमारे पास टेबल 2 गिवन है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, K2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार, अगर आपके पास कोड है तो एक बार उन पेजेस पे जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो बाद में जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको फैमिलियर हो जाएंगे। एक बार आप जरूर देख लीजिए कि कौन कौन से टेबल हैं, तो किस तरीके से वहाँ से वैल्यूज़ लेनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अब K3 फैक्टर। K3 फैक्टर की बात करें तो ये कौन सा होता है? टोपोग्राफी फैक्टर होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? अपविंड स्लोप जो हमारे होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारा फर्स्ट केस बन जाए ये वाला है तो बेल एंड गुड, ठीक है। इसमें क्या रहता है हमारा, सॉरी यहाँ पे 1 रहता है, ये 0 मैंने लिख रखा है, गलती से 0 आ गया। ये K3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 रहती है, ठीक है, 0 नहीं होती, ठीक है, 1 रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो जो वैल्यू की K3 की है वो कहाँ पे गिवन है? क्लॉज नंबर जो हमारा 6.3.3 पे गिवन है, पेज नंबर 8 पे गिवन है, ठीक है। सेम को IS 875 पार्ट 3 2015 में। अगर हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, थीटा की अगर जो हमारे पास ये टोपोग्राफी जो फैक्टर जो होता है हमारे पास, ये हमें ऑलरेडी थीटा जो होता है टोपोग्राफी गिवन रहता है, ठीक है। अगर ये 3 डिग्री से कम है, ठीक है, तो हमारे पास K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो K3 की वैल्यू हमें कैलकुलेटेड करनी पड़ेगी, जो हमारा NXC है उसमें ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको जो ऑलरेडी पता भी होगा किस तरीके से करते हैं अगर थीटा की वैल्यू 3 डिग्री से ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इससे पहले वाला, ठीक है, कोर्स था हमारा, ठीक है, DRCS रहा होगा आपका, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो रहा होगा, तो उसमें ये ऑलरेडी आप विंड लोड कैलकुलेट कर चुके हो। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास स्लोप जो होती है ग्रेटर आती है 3 डिग्री से तो किस तरीके से करते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है किस तरीके से फाइंड करते हैं तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ मैं आपको स्लोप फाइंड करना बताऊँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, उस वीडियो को भी मैं ले आऊँगा, ठीक है, अगर आपको डाउट्स है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्लोप जो क्वेश्चन में जो गिवन रहता है, ठीक है, इतना आपको पूछते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन है, पर्लिन को डिज़ाइन करना है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, रूफ ट्रस को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूछते नहीं है, जनरली जो आपको क्वेश्चन होता है उसमें स्लोप जो होती है लेस देन नहीं होती है 3 डिग्री से, ठीक है। तो K3 की वैल्यू डायरेक्टली 1 नहीं आती है, ठीक है। तो अगर इन केस आ जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इसके ऊपर
ऊपर भी हम लोग मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से अगर हमारे पास टोपोग्राफी का जो है, ठीक है, हमारे पास जो थीटा अगर ग्रेटर हो 3 डिग्री से तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर ये वैल्यू आप देखना चाहते हो K3 की 1 जो है ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। पेज नंबर 8 पे चले जाइए और क्लॉज नंबर जो हमारा 6.3.3 पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं K4 जो इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, ये किसके लिए होता है, साइक्लोनिक रीजन वगैरह के लिए होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है हमें, क्लॉज नंबर 6.3.3 पे, ठीक है, ये भी है वहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये इसका जो IS 875 पार्ट 3 पे 2015 पे, ठीक है, इसका क्लॉज नंबर आई थिंक यहाँ पे मैंने रॉन्ग मेंशन कर दिया, लेकिन पेज नंबर बिल्कुल सही है, पेज नंबर 8 और 9 ही है, ठीक है। इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन पेज नंबर कन्फर्म है, पेज नंबर 8 और 9 में से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको मिल जाएगा K4 फैक्टर मिल जाएगा। इसके लिए अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है पोस्ट साइक्लोन, ठीक है, पोस्ट साइक्लोन जोन में, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस फैक्टर जो होता है किसके लिए, अगर हमारे पास इमरजेंसी सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे साइक्लोनिक शेल्टर्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या कम्युनिकेशन फैक्ट्रीज वगैरह के लिए K4 की वैल्यू होती है 1.30। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के लिए होती है 1.15 और अदर स्ट्रक्चर्स के लिए होती है 1, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल शेड वगैरह होंगे तो हम लोग वैल्यू जनरली हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 1.15 ही रहेगी इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल शेड डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, शेड डिज़ाइन कर रहे हैं तो 1.15 रहेगी। तो इस तरीके से K4 की वैल्यू आपको मैंने बता दिया, पेज नंबर 8-9 से आपको मिल जाएगी। ये जहाँ पे आपको टेबल ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ पे आपको पेज नंबर 9 पे आपको टॉप पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे इस तरीके से ये बना आपको K4 की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग को इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1.15 रहेगी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए। ये हमारे लिए जो है लाभदायक रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन बिंड प्रेशर। डिज़ाइन बिंड प्रेशर क्या होता है, ये आपको पता ही होगा, PZ इज इक्वल टू 0.6 इंटू BZ का स्क्वायर, ठीक है। BZ क्या होता है, डिज़ाइन बिंड स्पीड, ये ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखी है, आई थिंक स्टेप 2 में फाइंड जो हमारे इसका है, ठीक है, बिंड लोड का है, उसके जो पार्ट 2 13 है, जो स्टेप 2 है, ठीक है, बिंड लोड का, ठीक है, ऐसे स्टेप 2 नहीं, बिंड लोड का है, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, BZ हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपने हम लोगों ने डिज़ाइन बिंड स्पीड फाइंड कर रखी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो BZ को मल्टीप्लाई करा देंगे, PZ इज इक्वल टू 0.6 इंटू BZ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास डिज़ाइन बिंड स्पीड निकल के, डिज़ाइन बिंड प्रेशर जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। PZ क्या होता है, डिज़ाइन बिंड प्रेशर होता है, और BZ जो होता है वो होती है डिज़ाइन बिंड स्पीड, वो भी मैंने आपको दिखाया जो हम लोगों ने स्टेप 2 में करी हुई है। और ये कहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 9 पे गिवन है, IS 875 पार्ट 3 में, जो हमारा 2015 पेज नंबर 9 पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आपके पास होगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विंड लोड को फाइंड करना, ठीक है। हमारा जो विंड लोड F है, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, F से करते हैं, ठीक है। तो इसको किससे करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये दो नई चीज़ें आपके लिए, ठीक है। एक तो CPE और एक CPI। CPE क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट क्या रहता है हमारा, और CPI क्या रहता है हमारा, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट क्या रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें किस तरीके से फाइंड करनी चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, एग्जांपल में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अभी भी मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको अच्छे तरीके से जो वैल्यूज़ आती हैं ना, जब हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी चीज़ में अगर हमारा माइनर से माइनर डाउट भी रहा होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है एग्जाम्पल से, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल का सेशन आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आने वाला है, तो ये क्या रहता है हमारे पास, रहता है एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट रहता है, ठीक, क्लैडिंग यूनिट का। और ये कौन सा होता है, हाफ स्लोप एरिया होता है जनरली, ठीक है। हम लोग जो हाफ स्लोप एरिया होता है वो ये हो जाता है हमारा। PZ हमारा डिज़ाइन बिंड प्रेशर होता है, ये अभी हम लोगों ने देखा, PZ इक्वल टू 0.6, यहाँ पे मैंने आपको बताया 0.6 इंटू VZ स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारे पे CPE और CPI, ठीक है। तो ये कहाँ पे गिवन है, पहले मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला कहाँ पे गिवन है। तो यह IS 875 पार्ट 3 2015 का जो है हमारा क्लॉज नंबर 7.3.1 पेज नंबर 10 पे ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। अब बात करें प्लस माइनस बीच में लिख रखा है, तो इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस हम लोग सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना होता है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम लेनी होती है, ठीक है। मान लो हमारे पास CPE की वैल्यू आ गई माइनस में, ठीक है, CPE की वैल्यू आ रही है माइनस में, मान लेते हैं कुछ भी 6 आ रही है, ठीक है, सॉरी, तो 6 आ रही है। उसके बाद में ये वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो आगे अगर मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, कोई भी वैल्यू लगाऊंगा तो क्या होगा, ये वैल्यू कम होगी, इसलिए हम लोग प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। इस केस में हम लोग किसका साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। और आगे CPE की वैल्यू मान लो 2 आती है तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, ठीक है।
अगर माइनस होता है तो माइनस मतलब सक्शन होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। बेसिकली आपको साइन उसी तरीके से लगाना है कि वैल्यू मैक्सिमम मिले। अगर सी की वैल्यू 8 मिलती है, मान लो +8 मिलती है, तो हम लोग साइन कौन सा यूज़ करेंगे, सी के लिए प्लस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 2 आ रहा है तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का नहीं करेंगे। बेसिकली हमें वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास सी की वैल्यू जो होती है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये वैसे मैंने आपको बताया, अगर -6 आ रही है तो हमारे पास ये सी की वैल्यू जो हमें लेनी है, ठीक है, ये किस तरीके से लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये वैल्यू जो होती है हमारे पास प्लस माइनस में होती है, ठीक है ना, सीपीआई की वैल्यू, ठीक है। आप ऐसे वो सोच रहे होगे कि अपने से प्लस माइनस कैसे ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास सीपीआई जो हमारे पास इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट होता है प्लस माइनस में होती है, तो वो इस सिचुएशन के हिसाब से लगानी है कि वैल्यू को मैक्सिमाइज बनाना है, ठीक है। तो सीपीआई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। अगर ये प्लस में आ रही है तो ये भी प्लस की हो जाएगी हमारे पास सीपीआई की वैल्यू। अगर ये माइनस में आ रहा है सीपीई की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो भी किस में आने वाली है, प्लस में आने वाली है, ठीक है। तो आप देखते हैं किस तरीके से होता है, वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। इसके लिए 3 केस बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए 3 केस बनते हैं। पहले कहाँ पे ये गिवन है, IS 875 पार्ट 3 जो 2015 में टेबल नंबर 6 पे गिवन है, पेज नंबर 14 पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे ये 3 केसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है। और इन 3 केसेस के बेसिस पे हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, EF GH EG, उसके बाद FH साइड्स पे फाइंड करनी होती है। और इनमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू आती है उसको हम लोग ले लेते हैं CPE की वैल्यू, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, पहले सिंपल ये चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पे एक डायग्राम देखने को मिलेगी और इस तरीके से एक नीचे डायग्राम बनी होगी, ठीक है ना, पेज पे जो IS को कोड पे पेज मैंने बताया है, ठीक है। वहाँ पे अगर जाके देखेंगे, जी होती है हमारे पास H, हमारे पास हाइट आ गई और ये हमारे पास ब्रेड्थ आ गई, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से अभी हम लोग देखेंगे, जो हमारे पास H आ जाएगा और W आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू के हिसाब से हम लोग करते हैं। ये हमारे पास H आ गया और ये W आ गया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे और अगर ये वैल्यू जो है लेस देन रहती है या इक्वल टू रहती है 1/2 के, तो केस कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी केस की बात करूं तो ये केस ऑलरेडी 3 केस जो आपको कोड पे बने हुए हैं और उसके हिसाब से आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। और अगर जो H/W की वैल्यू जो है लेस देन, ठीक है, ग्रेटर होती है किससे, 1.2 से, और लेस देन होती है किससे, 3/2 से, या इक्वल टू होती है 3/2 के, तो केस कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर H/W की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 3/2 से और लेस देन होती है B से, ठीक है, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो जब इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा इस केस में क्या रहता है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ सिंपल, कि अगर हमारे पास मान लो ये कोई प्लान है, ठीक है, ये प्लान की डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। ये हमारे पास कोई प्लान है, तो यहाँ पे जो क्या है हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है, इसमें क्या बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। किस तरीके से लग सकता है आपका, ठीक है, जहाँ तो हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, जो हमारा बिंड लोड लग रहा होगा, ठीक है, बिंड का जो हमारे पास, ठीक है, प्रेशर है, तो वो क्या लग रहा होगा, प्रेशर 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो इंटरनल की बात करें तो एक तो प्रेशर 2 तरीके से लग सकता है। एक तो इसके एक्सटर्नल लग सकता है, ठीक है, जो इसके एक्सटर्नल लग रहा होगा, ठीक है। एक तो इंटरनल, क्योंकि इसमें कोई ना कोई, तो मान लो कि डोर या कोई विंडो हमारे पास कुछ भी ओपन रहा होगा तो उसके अंदर से भी तो लगेगा, ठीक है, तो वो इंटरनल प्रेशर हो गया, ठीक है हमारा। तो उसी तरीके से ये क्या है, जहाँ तो 0 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, या 90 डिग्री पे लग रहा है, सेम इस पे भी इस तरीके से, यहाँ पे भी ऐसे होगा, या इस तरफ से 0 डिग्री पे, यहाँ 90 से, ठीक है, तो दोनों की तरफ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम लोगों की बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, EG की, FH की, और जब हम 90 डिग्री पे लग रहा होगा तो तब क्या, EF की और GH की, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। और इसके लिए क्या होता है, इंटरपोलेशन करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, जो हमारे पास, अगर आप टेबल में देखोगे जाके, ठीक है, जो ये इसका टेबल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टेबल नंबर 6 पे जाके देखोगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि वैल्यूज़ जो रहती हैं, ठीक है, हमारे पास इन कंडीशन के लिए वैल्यू रहती हैं, तो वहाँ पर 10 के लिए वैल्यू दे रखी होगी, 20 के लिए वैल्यू दे रखी होगी, जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू, ठीक है, थीटा जो हम लोगों ने, थीटा जो हम लोगों ने फाइंड करा है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी रहती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, जरूरी तो नहीं है कि थीटा की वैल्यू 20 निकल के आए, ऐसा भी तो हो सकता है 21 निकल के आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू और 90 डिग्री के लिए 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास जैसे EF GH ये वो बनेंगे, तो इनके लिए हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ सकती है और उससे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। जब मैं इसकी एग्जांपल आपको प्रॉपर बताऊंगा तो एग्जांपल से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जांपल हम लोग इसके बाद जो वीडियो अपलोड होने वाली है उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी प्रॉपर अच्छे तरीके से। और उसके बाद में जब ये चारों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, EG की, FH की, उसके बाद EF की
और GH की, ठीक है। जैसे हम लोग ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये केस ये वैल्यू जो रहेंगी 90 डिग्री के लिए, और ये जो है हमारे पास 0 डिग्री जब रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल में प्रॉपर देखेंगे जब हम लोग करेंगे, जब ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इनमें से जो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो वो वैल्यू हम हो जाएगी हमारी CPE की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, CPI की बात कर लेते हैं। अगर इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ पे गिवन है, क्लास नंबर 7.3.2.2 पे पेज नंबर 11 पे गिवन है हमें, ठीक है। वहाँ पे हमें ये चीज़ें गिवन है, बॉल ओपनिंग्स हमें जो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि बॉल की ओपनिंग्स की इंटरनल प्रेशर है, तो कोई ना कोई ओपनिंग होगी तभी तो इंटरनल प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो बॉल ओपनिंग के लिए CPI की वैल्यू हमें गिवन रहती है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, अगर CPE की वैल्यू हमारे पास आके निकल के आती है माइनस में, -2 निकल के आ रही है, मान लो लेट अस सपोज दैट, तो हमारे पास बॉल ओपनिंग कितनी है, समझ लो 2% है, लेस देन 5% है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे, -0.2 डालेंगे, ठीक है। 0.2 क्यों डालने, क्योंकि वैल्यू भी मैक्सिमाइज चाहिए हमें, तो वैल्यू आ जाएगी -2.02, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो CPE की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम लोग क्या डालेंगे, और जो वॉल ओपनिंग है हमारे पास वो लेस देन नेट 5 से मान लो 3 है, ठीक है। तो वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस में डालेंगे, +0.2 डालेंगे, और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3.2, ठीक है। वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले देख लेते हैं इसके क्लॉज में क्या गिवन है हमें, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ प्रॉपर। अगर हमारे पास बॉल ओपनिंग लेस देन है 5%, तो CPI की वैल्यू क्या होगी, ±0.2। अगर 5 to 20% बॉल ओपनिंग है, ठीक है, तो हमारे पास CPI की वैल्यू क्या होगी, ±0.50। अगर ये मोर देन 20% है, मोर देन 20% है, तो CPI की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±0.7। तो इस तरीके से हम लोग CPI की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। उसके बाद में ए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फुल फॉर्मूले की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। हमारा जो होता है हाफ स्लोप एरिया हो गया, और उसके बाद PZ जो है, PZ हम लोगों ने वैल्यू जो फाइंड करी हुई है, ठीक है। हमारी डिज़ाइन विंड प्रेशर जो होता है वो वैल्यू फाइंड करी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल विंड का जो लोड है हमारे पास निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग इसका भी इंटीरियर पैनल के लिए, इंटीरियर पैनल पॉइंट के लिए और एक्सटीरियर पैनल पॉइंट के लिए प्रॉपर तरीके से देखेंगे जब हम लोग इसकी एग्जाम्पल करेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस ये थे आज की वीडियो में हमारे फाइनल स्टेप्स जो हम लोगों ने देखे। इसमें हम लोगों ने विंड लोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, डेड लोड कैसे फाइंड करते हैं, लाइव लोड कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम लोगों ने डिस्कस करा प्रॉपर अच्छे तरीके से। लास्ट का स्टेप जो था, ठीक है, ये हमारा जो CPE का स्टेप था, इसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट रह सकता है क्योंकि इसमें इंटरपोलेशन के साथ फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। जब 90 डिग्री हमारा रहेगा तो EG FH, उसके बाद में जब स्लोप जो हमारा थीटा जो है 0 डिग्री रहता है, तो विंड प्रेशर जो होता है, ये जो कैसे फाइंड करना है, तो ये प्रॉपर इंटरपोलेशन के साथ हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसकी जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको, तो ये अगर इसमें आपको कोई नॉर्मल डाउट्स रहा होगा तो क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि इसमें हम लोग एग्जांपल तो नहीं ले रहे हैं, तो इंटरपोलेशन करके आपको प्रॉपर तरीके से तभी पता चलेगा जब मैं इसकी एग्जाम्पल लूँगा किस तरीके से करना है इसको। तो बाकी की अगर कोई भी स्टेप में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर सकते हो, तो प्रॉपर हम लोगों के आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप DM करते हो तो वहाँ पर भी आंसर करेंगे। तो अगर आपको आज की मेरी जो वीडियो जो है पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वो किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे फाइनल ईयर एग्जाम रहते हैं या मिड सेम एग्जाम रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी उनको कोई डाउट्स वगैरह होगा तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर तरीके से आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हो, तो वहाँ पे भी हम आपके कमेंट्स का, आपके DM का रिप्लाई करेंगे। जो आप मैसेजेस वगैरह पूछेंगे तो उसका रिप्लाई करेंगे, और अगर आपकी कोई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो अगर आप जो हम लोगों ने थीटा की स्लोप के लिए वैल्यू फाइंड करी थी पहले, ठीक है, टोपोग्राफी के लिए अगर ग्रेटर हो जाता है 3 डिग्री से, ठीक है, तो उसके लिए कैसे फाइंड करना है, तो अगर उसमें भी आपको कोई डाउट्स वगैरह अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी हम लोग न्यू वीडियो लाएंगे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।